हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब कोई बहुत ही बढ़िया से होगी और सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मैं अतुल कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं जो सीरीज के ऑर्गेनिक के लेक्चर नंबर 4 में। और आज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अमीन्स। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमीन्स, इसका होता क्या है। तो बच्चों, हमने पढ़ रखा है अल्कोहल, हमने पढ़ रखा है अल्काइल हैलाइड। इसी तरह एक और यहाँ पे हमारे पास हम एक और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज नथिंग बट अमीन्स। एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा डालिए। मेरे पास कोई एक एल्केन है, एल्केन से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, क्या बन गया, अल्काइल। और इस एल्काइल में NH2 लगा डाला, बन गया अमीन्स, RNH2। ठीक है, बेसिकली द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां पे ये फंक्शनल ग्रुप लगे हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग अमीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जो हम लोग इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो बच्चों अमाइंस ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायजोनियम सॉल्ट, इसके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ तो पढ़ ही चुके हैं। देन हम लोग एल्काइल साइनाइड के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में एल्काइल आइसोसाइनाइड्स। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम मेनली जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन चारों कंपाउंड्स का पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बोलोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मोस्टली जो आपको क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। एक दो ऑब्जेक्टिव यहां से भी आ सकता है, कुछ नोमेनक्लेचर में यहां से आ सकता है, और एक दो जनरल प्रॉपर्टीज यहां से आ सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, दैट इज अमीन्स। ठीक है, तो अपनी कहानी भी हम लोग अमीन से ही शुरुआत करते हैं। आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया obtained by the replacement of 1, 2 और 3 हाइड्रोजन्स एटम्स बाय एल्काइल और अराइल ग्रुप। बिल्कुल सही, मेरे पास एक अमोनिया है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब इस अमोनिया से क्या करना है, आप हाइड्रोजन हटा डालो, NH2 बनेगा, और उस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हटाया, एक एल्काइल ग्रुप लगाया, मेरे को एक अमाइन मिल गया। हो सकता है मैं एक काम करता हूं, मैं 2 हाइड्रोजन हटा डालूं, 2 हाइड्रोजन हटाया और 2 एल्काइल ग्रुप लगा लिया, मेरे को एक और अमाइंस मिल गया। अब इसको क्या बोलते हैं वो हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। एक काम करते हैं, हम तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हटा डालते हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हटा डाला और उसकी जगह 3 एल्काइल ग्रुप लगा डाला, ये भी एक तरीके का अमीन्स है। ठीक है, अमोनिया से हाइड्रोजन हटाया, उसको एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया, दैट इज नथिंग बट अमीन्स। क्लियर है क्या बच्चों। तो अलग अलग तरीके के अमीन्स है, ये अलग क्लास ऑफ अमीन्स है, ये अलग क्लास ऑफ अमीन्स है, और ये अलग अमीन्स है। अगर तीनों में मान लेते हैं कि ये 2 कंपाउंड है जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अब पूछा जाएगा हाउ दीज 2 कंपाउंड्स आर रिलेटेड, क्या बोलोगे, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ तो बच्चों वो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक मैं लेता हूं ये तरीके का अमीन, जहां पे मैंने क्या किया, नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन को, अमोनिया में क्या 3 हाइड्रोजन था, इन तीनों हाइड्रोजन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एल्काइल ग्रुप से। क्या यहां पे एक लोन पेयर भी है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, क्या है, टेट्राहेड्रल, हेड्रल
क्या ज्योमेट्री और शेप सेम होगा? ना बच्चों, जब भी एक लोन पेयर आता है हमेशा डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री होगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री शेप अलग हो जाएगा, और इस शेप को हम बोलते हैं पिरामिडल। पिरामिड टाइप का शेप दिखता है हमें बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। बॉन्ड एंगल, अमोनिया की बॉन्ड एंगल की बात करूं तो होता है 107। जैसे ही एक लोन पेयर आता है थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम हो जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से। लेकिन यहां पे क्या है, क्या ये अमोनिया है? ना, ये एक बल्कि अमाइन ग्रुप है। यहाँ पे तीन तीन बल्कि अल्काइल ग्रुप है, तो उस बल्कि अल्काइल ग्रुप की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ता है। अभी भी 109 से कम है लेकिन 107 से ज्यादा है, और बॉन्ड एंगल जो होता है बच्चों 108 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपने अमाइंस, अगर मैं अमाइंस के बारे में क्या क्या देखा, मेरे पास एक तरीके का ये अमाइन है जहां पे 3 हाइड्रोजन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है? 3 एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। शेप क्या है? पिरामिडल। बॉन्ड एंगल क्या है? 108 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। सिंपल, NH3। एक हाइड्रोजन कम से कम हटा डालो, जो कंपाउंड मिल गया वो एक तरीके का अमाइन हो गया। सो दे आर नथिंग बट द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अभी मैं वही बोल रहा था, अमाइंस की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। और ये कैसे हम क्लासिफाई करते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। on the basis of number of alkyl groups connected to nitrogen। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास NH3 था, इससे मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और एक एल्काइल ग्रुप लगाया। हाइड्रोजन हटाया, एल्काइल ग्रुप लगाया। यहां से बच्चों जो अमाइन मिलता है, क्या ये जो कंपाउंड मिलेगा ये मिलेगा RNHH। ऐसा अमाइन जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हो और एक एल्काइल ग्रुप हो, इसको हम कहते हैं 1 डिग्री अमाइन। क्या कहते हैं? 1 डिग्री अमाइन। समझ में आ गया? नाइट्रोजन, एक एल्काइल चेन, एक कार्बन चेन और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। 1 डिग्री अमाइन हैविंग द जनरल फॉर्मूला RNH2। एक एल्काइल ग्रुप, 2 हाइड्रोजन। यहां पे एक काम किया, 2 हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्या लगा डाला? तो 2 एल्काइल ग्रुप लगा डाला। मतलब मेरे पास बन गया क्या? RRH। नाइट्रोजन के पास 2 एल्काइल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन, ऐसे अमाइंस को हम बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन के पास डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे? 1। प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होंगे? 2। अब एक काम करा, अमोनिया से तीनों का तीनों हाइड्रोजन निकाल डाला और उसकी जगह क्या लगा डाला? 3 एल्काइल ग्रुप लगा डाला, NRRR, लोन पेयर। ऐसा अमाइंस जिसमें नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं हो, तीनों के तीनों हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस्ड हो, ऐसे अमाइंस को हम बोलते हैं 3 डिग्री अमाइंस। और टर्शियरी अमाइंस हैविंग द जनरल फॉर्मूला NR3, NRR लोन पेयर। सेकेंडरी अमाइन NR2H, एक हाइड्रोजन। प्राइमरी अमाइन RNH2। क्लियर है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। यहां से भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल अमाइन का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाइंस जनरल फॉर्मूला, अगर 1 डिग्री की बात करो तो RNH2। R तो हो गया एल्काइल और ये क्या हो गया? अमाइन ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा बच्चों एल्काइल अमाइन। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये है, तो यहां पे एल्काइल क्या है? इथाइल है क्या?
अरे हाँ या ना? तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल अमाइन। अब आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो कितने कार्बन, कितने कार्बन यहां, क्या ये 2 कार्बन? 2 कार्बन तो क्या इथेन, अरे वर्ड रूट इथेन। और फंक्शनल ग्रुप क्या? अमाइन, तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। इन जनरल 1 डिग्री अमाइन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो होता है दैट इज एल्केनामाइन। 1 डिग्री अमाइन का मैं लिख देता हूं यहीं, 1 डिग्री अमाइन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो होता है दैट इज एल्केनामाइन। अगर 1 कार्बन हुआ मिथेनामाइन, 2 कार्बन हुआ इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन एंड लाइक दैट। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, क्या ये 1 डिग्री कार्बन ही है? सॉरी 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन, कैसे 1 डिग्री अमाइन है? कैसे जानोगे कि ये अमाइन है 1 डिग्री? अरे नाइट्रोजन के पास 1 एल्काइल है, 2 हाइड्रोजन है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो एल्केनामाइन आईयूपीएसी नेम। अब एल्केना क्या लोगे? तो देखोगे कितने कार्बन है, कितने कार्बन है यहाँ? तो 1 2 3, 3 कार्बन है। वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप, तो क्या प्रोपेनामाइन। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या? प्रोपेन 1 अमाइन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। आप प्रोपेनामाइन भी लिख दो चलेगा। अच्छा, इसके बाद कॉमन नेम, तो कॉमन नेम 1 डिग्री अमाइन का हमेशा क्या होता है? अल्काइल अमाइन। वर्ड रूट है प्रोपाइल, तो प्रोपाइल अमाइन। क्लियर है क्या? कोई ब्रांचिंग नहीं था इसलिए वर्ड एन लग गया, नॉर्मल। अगर ब्रांचिंग होता तो आइसो या नियो लग जाता। अरे हाँ या ना? आगे बढ़ जाए, चलिए अब बात करते हैं इसकी। यहां पे चलिए इसका नोमेनक्लेचर करने की कोशिश कीजिए बिना स्क्रीन पे देखे। जस्ट आप क्वेश्चन कॉपी कीजिए और नोमेनक्लेचर कीजिए। कितने कार्बन? 1 2 3। किस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है? सेकंड कार्बन पे। तो पहले तो वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या? प्रोपेन, प्रोपान। अच्छा, अब कौन से कार्बन पे अमाइन लगा है? तो 2 अमाइन। चमका क्या? प्रोपेन वर्ड रूट एल्केनामाइन। किस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है? सेकंड कार्बन पे, तो प्रोपेन 2 अमाइन। अब बात करते हैं इसका कॉमन नेम की बात करें तो ब्रांचिंग 1 है तो हो गया आइसो ग्रुप, तो आइसो प्रोपाइल अमाइन। क्लियर है क्या? अरे एक हो तो आइसो, अगर दोनों कार्बन पे कनेक्टेड हो ब्रांच, ऐसे स्ट्रक्चर हो तो ये क्या हो जाता है? नियो वाली कहानी। अरे हाँ या ना? क्लियर क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले कैसा अमाइन है ये? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कैसे पहचानोगे? तो इसको पहचानने का तरीका, कितना एल्काइल ग्रुप है? तो 1 एल्काइल ग्रुप ये, 1 एल्काइल ग्रुप ये। नाइट्रोजन पे अगर 2 एल्काइल ग्रुप हुआ तो वो होता है सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, राइट बच्चों? सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं तो बताता हूं, बहुत ही आसान है। फिर से इसका नोमेनक्लेचर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एन, एन एल्काइल एल्केनामाइन। अब एल्काइल कौन जाएगा? तो नाइट्रोजन के एक साइड जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है उसको हम एन एल्काइल में डाल देंगे। अब यहां पे एक कौन सा है? मेथाइल। कितने कार्बन? 1 कार्बन। इधर क्या? एथाइल। कितने कार्बन? 2 कार्बन। छोटा वाला चेन क्या? ये। तो क्या नाम डालेंगे? एन मिथाइल। क्यों मिथाइल? छोटा वाला जो एल्काइल है उसको एन एल्काइल में जाने देंगे और जो बड़ा वाला एल्काइल चेन है उसको एल्केनामाइन में जाने देंगे। एन एल्काइल एल्केनामाइन इज द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री अमाइन। एल्काइल छोटा वाले कार्बन चेन को, एल्केनामाइन बड़ा वाला कार्बन चेन। एन मिथाइल इथेनामाइन। क्लियर है या नहीं है? बोलो। अच्छा, अब इसका आईयूपीएसी नेम तो हमने कर लिया, अब कॉमन नेम कैसे करेंगे? तो सिंपल है, एक साइड है इथाइल, एक साइड है मिथाइल। पहले कौन आता है? एथाइल क्या?
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा, तो इथाइल मिथाइल अमाइन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास कैसा अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। कैसे पहचानोगे कि ये 3 डिग्री अमाइन है? अरे नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों के तीनों ग्रुप जो है वो क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलिए कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप सेम है? तो इसको अगर कॉमन नेम बोल देंगे हम ट्राई मिथाइल अमाइन। कॉमन नेम क्या बोल देंगे? ट्राई मिथाइल अमाइन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अब यहां पे हम 2 बार एन यूज करते हैं, एन एल्काइल एल्केनामाइन। ठीक है, अब बच्चों यहां पे चूंकि दोनों एल्काइल चेन सेम था तो हम लोग डाल देंगे एन। अगर डिफरेंट होता, एक इथाइल होता एक मिथाइल होता, तो एन इथाइल एन मिथाइल और इसके बाद एक और डालते जो एल्केनामाइन में जाता। लेकिन चूंकि यहां सेम था तो डालेंगे एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक हमारे पास 3 डिग्री अमाइन आ गया, हाँ या ना? अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो एक तो ये बड़ा सा चेन है, तो ये तो बच्चों एल्केनामाइन में चला जाएगा, हाँ या ना? एल्केनामाइन में चला जाएगा। ये आ जाएगा एन एल्काइल, ये भी आ जाएगा एन एल्काइल, दोनों एल्काइल फिर से सेम है, तो एन डाई एल्काइल मतलब एन डाइथाइल। क्लियर है? अच्छा अब इधर से कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो ब्यूटेना माइन। अच्छा एक और बात, क्या इस कार्बन पे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है? तो इसको हम लोग बोल देंगे ब्यूटेन 1 अमाइन। 1 2 3 4 फर्स्ट कार्बन पे ही नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड था, तो ब्यूटेन 1 अमाइन। टर्शियरी अमाइंस का इन जनरल नोमेनक्लेचर एन एल्काइल एल्केनामाइन। अगर दोनों एल्काइल सेम हो गया तो एन डाई एल्काइल एल्केनामाइन। क्लियर है? आई होप आपको ये चमका होगा। आगे बढ़ते हैं। एक फिर से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहां पे एल्काइल में क्या लग चुका है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन है, हाँ या ना? और इधर से अमाइन है। चलिए तो पहले वर्ड रूट चेक करते हैं, तो 1 2 3 प्रॉप। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या, एक मल्टीपल बॉन्ड्स भी है क्या? और कौन से पोजीशन, कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे है क्या? तो क्या प्रॉप 2 इन, और इसके बाद 1 अमाइन। मान लो ये होता NH2 ही मैं लगाता, और यहां पे मैं C डबल बॉन्ड C लगाता। इसका नोमेनक्लेचर जल्दी से करके बताना। क्या ये 1 2 3 4 5 वर्ड रूट क्या, पेंट? अरे हाँ या ना? थर्ड कार्बन पे क्या, एल्कीन, तो पेंट 3 इन। और कौन से कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, 1 फर्स्ट कार्बन पे 1 अमाइन। अरे बोलो आया क्या? क्लियर है ना? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 अमाइंस ग्रुप आ चुके हैं, तो मतलब हमारे पास डायमाइन ग्रुप है। पहले तो इसका कॉमन नेम की बात करते हैं। कौन सा ये ग्रुप है? क्या ये मेथाइल ग्रुप है, CH2? अच्छा, और कितनी टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हेक्सामिथाइल। कितना अमाइन है, 2 अमीन, एक अमीन रहेगा तो सीधा अमीन, 2 रहेगा तो 2 NH2 ग्रुप है तो डायमीन, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हेक्सामिथाइल डायमाइन। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो चलिए सी 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 5 C हो गए, 6 C हो गए, एक NH2 यहां लगा है, एक NH2 यहां लगा है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन नंबर 1 पे है फंक्शनल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है कार्बन नंबर 6 पे। कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, तो हेक्सेन 1 6 डायमाइन, हेक्सेन 1 6 डायमाइन। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम
एज वेल एज IUPAC नेम, आपको ये याद रहने चाहिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। पहला, ये स्ट्रक्चर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई होप ये सबको याद होगा। इसको बोलते हैं एनिलीन। इसका कॉमन नेम तो एनिलीन है, IUPAC नेम हम बोलते हैं बेंजामाइन। बेंजीन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, बेंजामाइन, या इसको एनिलीन भी बोल देते हैं, चलता है, ठीक है। PH NH2 एनिलीन। दूसरा, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, अगर पीएच के ऊपर मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली रहता है इसको हम बोलते हैं टॉल्यून। तो इसका नोमेनक्लेचर, इसका जो कॉमन नेम पहले मैं बोलूं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों ऑर्थोटोल्यूडीन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होता है 1,2,2 अमाइनो टॉल्यून, ठीक है। नेक्स्ट वन 1 2 3, एक एनिलीन ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे मेरे पास ब्रोमीन है तो हम बोल सकते हैं पैरा ब्रोमो एनिलीन, पक्का। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं IUPAC के टर्म्स में 1 2 3 4 4 ब्रोमो बेंजामाइन और 4 ब्रोमो एनिलीन, चलेगा। नेक्स्ट वन, अब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर देखे जरा तो ऐसा है, ये NCH3 इंपॉर्टेंट है, ये लोन पेयर, एक सेकेंडरी अमाइन है या टर्शियरी अमाइन है, तो ये टर्शियरी अमाइन है। क्या नाइट्रोजन के साथ तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है? बिल्कुल। तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, N एल्काइल N एल्काइल एल्केनामाइन। क्या बेंजीन रिंग सबसे बड़ा है तो बेंजामाइन इसके साथ चला जाएगा। अब क्या मिथाइल ग्रुप छोटा है और दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है तो क्या हम बोल सकते हैं NN डाइमिथाइल N, N डाइमिथाइल बेंजामाइन या बेंजीनामाइन, ये भी चलेगा। चलिए N, अच्छा अब इसका हम कॉमन नेम की बात करें तो एनिलीन का ही फंक्शनल डेरिवेटिव है, एनिलीन से ही 2 हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्या लगा डाला, एल्काइल ग्रुप, तो NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लीजिए एक बार फिर से। अब बात करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। तो सबसे पहला किससे, रिडक्शन रिएक्शन से। क्या होता है बच्चों, नाइट्रो कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, एक मान लेते हैं मैं ये कंपाउंड लेता हूं RNO2, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, RNH2 में। बेसिकली कौन सा रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन को हटाया हाइड्रोजन को लगाया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो नाइट्रो ग्रुप को अगर हम रिड्यूस करें यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, हमें क्या मिल जाएगा, अमाइंस। और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, तो एक तो हमेशा मेरे पास है ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लैटिनम। ये नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, NH2 ग्रुप में। चमका क्या, तो जब भी किसी भी नाइट्रो एल्केन को, किसी भी नाइट्रो एल्केन, एल्केन की जगह इवन फिनाइल ग्रुप भी लगा हो, अगर उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे हमेशा RNH2 मिलेगा या PHNH2 मिलेगा। नाइट्रो ऑन कैटालिटिक रिडक्शन विल गिव मी अमाइंस। क्लियर है क्या। दूसरा, मेटल प्लस HCl हमेशा होता है बच्चों सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। सेम स्टोरी, कोई भी चाहे टीन प्लस HCl ले लो, Fe प्लस HCl ले लो, ये सब के सब सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हाँ या ना। और ये हाइड्रोजन का काम क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन करना। नाइट्रो का रिडक्शन होगा, क्या मिल जाएगा हमें, NH2 ग्रुप मिल जाएगा। क्या, नाइट्रो ऑन रिडक्शन विल गिव मी NH2 ग्रुप। RNO2 whenever treated with metal along with HCl, the metal is either Sn plus HCl, Fe plus HCl। नाइट्रोएल्केन को जब भी SnHCl कोई भी मेटल और एसिड्स के साथ दिख जाए, हमेशा तुरंत ऑप्शन में चेक करो क्या NH2 ग्रुप है क्या। R को एज इट इज रहने दो, ऑक्सीजन को हटाओ और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन चिपका डालो। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ये क्या है,
तो अमोनियालिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स को कैसे अमाइंस में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम 1 डिग्री अमाइन बनाएंगे, 2 डिग्री अमाइन बनाएंगे, 3 डिग्री अमाइन बनाएंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे, फिर वहां से भी हम प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं। तो कैसे ये रिएक्शन होता है, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों मेरे पास है एक अमोनिया NH3 ग्रुप। क्या ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मैंने बोला था न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में सिर्फ यही है जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या करेगा, ये एल्काइल हैलाइड पे आके पीछे से बैक अटैक करेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा क्या करेगा, हैलोजन लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ये क्या हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। अब बनेगा क्या, तो देख लीजिए, R के साथ क्या लग गया, अब NH3 NHHH, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव, और सिंपल सी बात है हैलोजन यहां पे निकला रहा होगा, तो कुछ ऐसा सॉल्ट बन गया क्या, नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और एक एल्काइल ग्रुप। राइट बच्चों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर ढंग से देखो तो क्या नाइट्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करता है। क्या यहां से ये एक प्रोटॉन लूज करेगा, जैसे ही ये प्रोटॉन लूज करेगा मुझे कौन सा कंपाउंड मिलेगा, क्या ये मिल जाएगा RNH2 प्लस X माइनस यहां था, H प्लस यहां से निकला HX, मतलब मुझे क्या 1 डिग्री अमाइन मिल गया। अमोनिया को एल्काइल हैलाइड के साथ फर्स्ट स्टेप में जब मैं रिएक्ट कराया थ्रू SN2 मुझे एक प्राइमरी अमाइन मिल गया। क्या फर्दर रिएक्शन हो सकता है अगर मेरे पास एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड हो? बिल्कुल हो सकता है। क्या अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? अरे हाँ या ना, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। कैसे करता है, चलिए देखते हैं। मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है, अब इसको मैं फिर से एक एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट कराता हूं। ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये आएगा इस पे अटैक करेगा, हैलोजन को निकालेगा, खुद एक अपना हाइड्रोजन भी रिमूव कर लेगा। मतलब अब कितना नाइट्रोजन ना, इस नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन बच गया, तो एक हाइड्रोजन यहां से ये लूज कर चुका है। अब इस पे कितने एल्काइल ग्रुप चिपक गए, तो 2 एल्काइल ग्रुप चिपक गए, 2 एल्काइल और 1 हाइड्रोजन, मतलब अब मेरे को 2 डिग्री अमाइन मिल गया। क्लियर है क्या? मैं थोड़ा यहाँ पे आराम से लिख के दिखाता हूँ। RNHH मान लेते हैं लोन पेयर ये, और RX एक और चमकेगा, तो फिर इसका आगे की कहानी बहुत आसान होगी। ये आया, इस पे बैक अटैक किया, इसको निकाला, मतलब NHHR, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और X माइनस। नाइट्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसने तुरंत एक हाइड्रोजन भी लूज किया, मतलब यहां पे मिल गया मुझे HX, और यहां से मुझे क्या मिल गया, RNHR। क्या एक 2 डिग्री अमाइन? अब ये 2 डिग्री अमाइन क्या फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? ये इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, लास्ट स्टेप में ये भी लूज कर देगा और मुझे मिल जाएगा 3 डिग्री एल्काइल, 3 डिग्री अमाइंस। अब ये 3 डिग्री अमाइन फिर से अटैक किया, RNR लोन पेयर, मेरे पास है एल्काइल हैलाइड, इसने क्या किया, इस पे अटैक, इसको निकाला, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कितने एल्काइल ग्रुप लग गए, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया था, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब मुझे क्या मिल गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बच्चों अब हम एक अमोनियम सॉल्ट से भी अमाइंस बना सकते हैं। कैसे? अमोनियम सॉल्ट का इन जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, RNH3 पॉजिटिव X, यही हमें पहले केस में मिला था। अच्छा, अब मैं देखूं तो इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ या ना, पक्का है। अच्छा, X माइनस का भी प्रेजेंस है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको एक बेस के साथ रिएक्ट कराता हूं। ये बेस में क्या है, OH माइनस एंड Na प्लस। Na प्लस किसको खा जाएगा, X माइनस को, बना देगा NaX।
ये OH माइनस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को खा के H2O बना लेगा। बच क्या जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकला, यहां से X निकला, बच क्या गया इसके पास, RnH2। तो एक अमोनियम सॉल्ट को जब भी हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे हमें मिल जाएगा 1 डिग्री अमाइन। चमका क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और भी बहुत सारे रिडक्शन टेक्निक है जिससे हम प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं, जैसे कि नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करें या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दें, उस पर्टिकुलर केस में हमें मिल जाता है 1 डिग्री अमीन। नाइट्राइल्स को इवन हम LiAlH4 के साथ भी रिएक्ट कराएं। LiLH4 क्या है, सोर्स ऑफ H माइनस। बच्चों यहां से भी हमें RCH2NH2 मिल जाता है, ठीक है। सो नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अमीन्स। क्लियर है क्या? चलिए अमाइड्स। अमाइड्स को हम क्या कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ रिएक्ट करा दिए। बच्चों अमाइड्स का जब भी हम रिडक्शन करेंगे LiAlH4 के साथ, कई लोगों को लगता है कि यहाँ हमें मिल जाएगा अल्कोहल, क्योंकि अमाइड्स क्या है, एसिड डेरिवेटिव, और एसिड डेरिवेटिव को हम LiAlH4 के साथ करते हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता था ना। अमाइड्स के केस में अगर हम LiAlH4 यूज करते हैं तो बच्चों हमें मिलता है एक 1 डिग्री अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स। क्लियर है क्या? प्राइमरी अमाइन, राइट बच्चों? आई होप आपको यह भी चमका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमाइंस। ये फिर से बच्चों ये मेथड जनरली 1 डिग्री अल्काइल अमाइंस के लिए हम यूज करते हैं, मेनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, दैट 2 अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन कभी भी हम PHNH2 इससे जनरेट नहीं कर पाते हैं, मेनली क्योंकि PHNH2 के लिए हमें जो अल्काइल हैलाइड लेना होगा वो हेलोबेंजीन लेना होगा, और हेलोबेंजीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाता है, तो ये हम नहीं बना पाएंगे। हम क्या बना पाएंगे, RNH2 बना पाएंगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से। क्या बनाएंगे, RNH2, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से RNH2। होता क्या है, तो मेरे पास एक थैलामाइड्स होता है, थैलामाइड्स को हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। ये OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को खा जाएगा, मेरे पास एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से ये N माइनस क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये आएगा, इस पे बैक अटैक करेगा, हैलोजन को डिपार्ट कर देगा, मेरे पास फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, NR का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, तो बच्चों मैं इसका हाइड्रोलिसिस करने वाला हूं OH माइनस स्लैश H2O के प्रेजेंस में। जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, यहां से तो मुझे पहले थैलिक एसिड मिल जाएगा और यहां से ये RNH2 के फॉर्म में निकल जाएगा। हमने क्या किया, एक थैलामाइड लिया, थैलामाइड्स को बेस के साथ रिएक्ट कराया, एक न्यूक्लियोफाइल N नेगेटिव जनरेट कराया, उसको एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट कराया। जनरली यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड के साथ कंडीशन है ये आइदर 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पे आया, ये बैक अटैक किया, हैलोजन का डिपार्चर हुआ, मेरे को मिल गया ये। अब इसका मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, पहले थैलिक एसिड और इधर से मिल जाएगा RNH2, अल्कलाइन मीडियम है, हमें ये स्पीसीज मिल जाएगा। थैलिक एसिड H प्लस रिलीज कर रहा होगा, OH माइनस के साथ ONA दे रहा होगा। मेनली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है RNH2। आई होप आपको ये चमका होगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a 1 degree amine? 1 degree amines की बात करूं, having the general formula RNH2। अब इधर मैं कुछ भी लगा दूं और ये मैं लिख दूं NH2, क्या ये 1 डिग्री अमाइन ही है? बिल्कुल। हमें लगता है कि 3-3 मिथाइल ग्रुप है ना, हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, बस यही कहानी है। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? आगे बढ़ जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस।
और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मेरे पास एक अमाइड्स है आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है। इस अमाइड्स को बच्चों अगर मैं एक बेस NaOH या KOH NaOH या KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन मेनली Br2 के साथ रिएक्ट कराऊं तो होता क्या है, एक शॉर्टकट आपको बताता हूं, बस इसको हटा डालो और RNH2 लगा डालो। क्लियर है क्या? इसी को हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ वन कार्बन इन द प्रोडक्ट, इसलिए डिग्रेडेशन। मान लीजिए इथेनामाइड होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इथेनामाइड होगा तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? मिथेनामाइन। मतलब मेरे पास ये एज ए प्रोडक्ट सबस्ट्रेट है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम KOH प्लस Br2 ये मिलके बनाता है KOBr, इसके साथ रिएक्ट कराएं, फाइनल मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिंपली ये मिल जाएगा बच्चों, CH3NH2 CH3NH2 along with CO2। बट ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, मेनली जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि बस अमाइड से C डबल बॉन्ड O हटाना है और NH2 चिपकाना है। अब कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे बच्चों, ये अल्काइल और ये जो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जो चिपका है ये हमेशा सॉल्वेंट से आएगा। ये कहां से आएगा? सॉल्वेंट से आएगा। अगर सॉल्वेंट D2O हो गया तो यहां पे RnD2 लगा देना आप। क्लियर है? सॉल्वेंट से ये जो हाइड्रोजन Rn के साथ जो हाइड्रोजन चिपका है ये सॉल्वेंट से आएगा। एक और बात, इस रिएक्शन में 1 मोल अमाइड 1 मोल ब्रोमीन और 4 मोल एल्काली को यूज करेगा। 1 मोल अमाइड 1 मोल ब्रोमीन और 4 मोल्स एल्काली को यूज करेगा। एक और बात, ये एल्काली प्लस Br2 जो होगा वो NaOBr या KOBr बनाएगा, हाइपोहैलाइट बनाएगा। क्लियर है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन C डबल बॉन्ड O निकल गया, बन क्या गया? प्राइमरी अमाइन। So Hofmann bromamide degradation reaction is primarily used for the preparation of primary amines। क्लियर है क्या बच्चों? आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ले लेते हैं एक दो रिएक्शंस इसके कर लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं NaOH प्लस Br2 के साथ। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनाने वाला हूं मैं? बस इसको रखना है और इसको रखना है, इसको हटा डालना है, मतलब CH3 CH2 NH2। जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा यहां से CO2 और Na2CO3 मिल जाता है। ठीक है, ये हमारे काम का उतना नहीं है जितना ये काम का है। और एक खास बात, हमेशा प्राइमरी अमीन ही इससे बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन्स ही इससे बना पाते हैं बच्चों। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अमाइंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो बहुत ही आसान, द लोअर एलिफैटिक अमाइंस आर गैसेस, थोड़ा सा पंजेंट स्मेल होता है, अमोनिया का ही डेरिवेटिव है तो फिशी स्मेल अमोनिकल ऑर्डर होता है। दूसरा, अगर इसके फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल स्टेट की बात करें तो लोअर एल्काइल ग्रुप रहेगा RNH2। एल्काइल में अगर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, मेनली अप टू 3 कार्बन एटम्स और 4 कार्बन एटम्स, तो इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट इज लिक्विड। क्लियर है क्या? और जैसे जैसे आप एल्काइल चेन लेंथ बढ़ाते चले जाओगे ये सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। क्लियर? जैसे जैसे एल्काइल में कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते चले जाओगे ये अपने सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। नेक्स्ट, एनिलीन्स, एनिलीन क्या है? ये और अराइलामाइन, इसको हम अराइलामाइंस भी कह सकते हैं। ये बेसिकली कलरलेस होता है बट गेट कलर्ड ऑन, बट जैसे ही इसको अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दें, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दें
तो ये क्या हो जाएगा, कलर्ड, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, ये चमका क्या, आगे बढ़ते हैं। लोअर एलिफ अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अमाइंस क्या है, पोलर है, और पोलर अगर है, अगर मान लेते हैं हम ये बात करते हैं, मैं मिथेनामाइन की बात कर रहा हूं, CH3NH2, इसके कितने पार्ट, दो पार्ट, एक ये वाला जो पार्ट है ये वाटर का लवर है, वाटर लवर, और ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। इसमें जैसे जैसे आप कार्बन का चेन लेंथ बढ़ाते चले जाओगे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते चले जाओगे, सॉल्युबिलिटी कम होते जाएगी। क्लियर है क्या? द लोअर एलिफैटिक अमाइंस आर सॉल्युबल बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर 100%। एसिडिक हाइड्रोजन है और वाटर में O है ही, NHO, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसका कार्बन चेन लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे solubility कम होगी। Solubility decreases with increase in the molecular mass of amines because of the increase in the size of hydrophobic alkyl part। यही मैं बोल रहा था, ये अल्काइल पार्ट जो है ये हाइड्रोफोबिक है। तो लोअर अमाइंस, लोअर एलिफैटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट जैसे जैसे आप हायर अमाइंस में जाओगे, हायर एल्केन अमाइंस में जाओगे, सॉल्युबिलिटी कम होगी। Primary and secondary amines are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen and hydrogen of another molecule। सिंपल सी बात है, इसको एक आसान शब्द में मैं तोड़ देता हूं, RNH2। अरे इस नाइट्रोजन के पास अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी चेंज होगा, सॉल्युबिलिटी बेटर होगा, बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली हायर हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हुआ, किस केस में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, एक 3 डिग्री केस में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उस 3 डिग्री अमाइंस में सॉल्युबिलिटी ना के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमाइंस। जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितना यहां पे हाइड्रोजन कम उतना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम। क्लियर? देख लीजिए, ऐसे ही होता है, एक अमाइंस दूसरे अमाइंस के साथ कैसे एसोसिएटेड होते हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे नाइट्रोजन के साथ जो ये हाइड्रोजन है, क्या इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव? पक्का, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, क्या इसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव? अरे डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव के बीच में एक फिजिकल बॉन्डिंग तो होगा ही, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा ही करेगा, हाँ या ना? और इस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक अमाइन दूसरे अमाइन से कैसे जुड़ा है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना प्राइमरी अमीन्स में क्या सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? क्यों सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? द सिंपल रीजन है, यहां पे नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन्स बहुत ज्यादा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो अमाइंस क्या बेसिक नेचर में होते हैं? क्यों? क्या ये लिविस बेस की तरह काम कर सकते हैं? दुनिया का ऐसा सारा स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर हो अवेलेबल फॉर डोनेशन, वो सबके सब बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, और ऐसे बेस को हम कहते हैं लिविस बेस। तो क्या अमाइंस में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, क्या ये डोनेट कर सकता है? कर सकता है। तो क्या ये एसिड बेस रिएक्शन शो कर सकता है? कर सकता है। क्या ये अमाइंस किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है? कर सकता है। कैसे? देखते हैं। HX हेलो एसिड्स, मेरे पास है RNH2, यहां पे नाइट्रोजन, ये HX जो है देख लो, इसको ऐसे तोड़ो, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर एक डेल नेगेटिव, इसके ऊपर एक डेल पॉजिटिव, ये ऐसे टूट सकता है H+X- में। ये बेचारा इलेक्ट्रॉन का भूखा, इसके पास बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, तुरंत अपना लोन पेयर H+ को देगा, क्या बना लेगा, RNH, HX था ही, इसको अपना लोन पेयर दे दिया, इसने डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे X के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या?
तो अमाइंस 1 डिग्री अमाइंस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम स्टोरी, एनिलीन HCl के साथ हम एनिलीन क्लोराइड, लोन पेयर दिया, एक और यहां पे जुड़ गया, इसने डोनेट किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl इसके साथ नेगेटिव चार्ज के रूप में जुड़ा रहेगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलो अच्छा, अब ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट के पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन है कैसे है दिखाता हूं। मेरे पास है RNH पॉजिटिव, X नेगेटिव, ठीक है, ये तो है। अब इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं OH माइनस के साथ, क्या होने वाला है ये पहले भी बताया था। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा नहीं, ये अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहेगा। कैसे हटाएगा? बाय गोइंग डीप्रोटोनेशन, ये इजिली एक प्रोटॉन लूज करेगा। मतलब क्या इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा है? बिल्कुल है। क्या कभी भी ये बेस के साथ रिएक्ट करके ये बेस क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा। जैसे ही खाया, अब क्या RNH यही बन गया, ये इसके साथ H2O बना लिया। मान लो बेस NaOH होता तो ये यहां से Na प्लस X माइनस के साथ NaX बना लेता क्या? क्लियर है? तो एक अमोनियम सॉल्ट में थोड़ा सा बेस डालोगे तो आपको मिल जाएगा प्राइमरी अमीन। क्लियर है? अमोनियम क्लोराइड, या मान लो 1 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है, RNHH पॉजिटिव है मेरे पास, कुछ ऐसा कहानी है, थोड़ा सा बेस डालो यू विल गेट RNH2। क्लियर? चलिए सिंपल सी बात है, वाटर एज एसिड की तरह काम करेगा, वीक एसिड, ये क्या है? बेस की तरह काम करेगा। एसिड बेस रिएक्शन, ये क्या कर रहा होगा? बेस का काम क्या होता है? स्नैच H प्लस फ्रॉम एसिड, एसिड यहां है, इससे क्या करेगा? H प्लस खींच लेगा, खींच के क्या बना लेगा? RNH3 पॉजिटिव, और OH माइनस को छोड़ देगा। अरे हाँ या ना? बोलो। बेस का काम हमेशा क्या होता है? H प्लस खींच लेना एसिड से, जो एसिड की तरह बिहेव करेगा उससे खींच लो। ये प्रोसेस रिवर्सिबल। अब ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो क्या इसके लिए हम KB डिफाइन करते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या KB जो होगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH2। अरे हाँ या ना? जितना ज्यादा OH माइनस उतना ज्यादा KB, मतलब जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतना हायर KB वैल्यू। पूछा जा सकता है एग्जाम में, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द KB ऑर्डर। बस क्या करना है वहां पे? बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। क्लियर है क्या? बोलो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मतलब ये तो हो गया कि जितना ज्यादा KB उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं? हमारे पास 2-3 कंपाउंड, हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा बेसिक, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मेरे पास एक बेस है RNH2। क्या है? RNH2, ये मेरा एक बेस है। बेस का काम क्या होता है? H प्लस ले लेना, ये H प्लस लेके कॉन्जुगेट एसिड बनाता है RNH3 पॉजिटिव। क्या बनाया? कॉन्जुगेट एसिड। बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और बनाया कॉन्जुगेट एसिड। अब बच्चों अगर आपको किसी कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, क्या करो? उसमें एक H प्लस डाल दो, कॉन्जुगेट एसिड बना लो, और उन दोनों कॉन्जुगेट, मान लो 2 बेस दिया हुआ है, बेस A बेस B, ए पे भी एक H प्लस ऐड कर दो, बी पे भी एक H प्लस ऐड कर दो, AH पॉजिटिव बना होगा, BH पॉजिटिव बना होगा। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, मतलब कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा बेटर बेस, जिसका कॉन्जुगेट एसिड हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट, हायर इज द स्टेबिलिटी of
conjugate acid better is the basic strength. बेसिक स्ट्रेंथ क्लियर है क्या? बस आपको क्या कंपेयर करना है बच्चों? कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली हम दो सॉल्वेंट में कंपेयर करते हैं, एक गैसियस सॉल्वेंट, दूसरा एक्वस सॉल्वेंट। गैसियस सॉल्वेंट में बस कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं? बस एक फैक्टर है, क्या इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या नहीं लगा है, मतलब प्लस आई ग्रुप लगा है या नहीं लगा है, अल्काइल ग्रुप लगा है या नहीं लगा है, और क्या प्लस एम वाला ग्रुप जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देता है क्या वो ग्रुप लगा है या नहीं लगा है। अगर ये सब कहानी लगा है तो एक कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेटर बेस होगा। गैसियस सॉल्वेंट में बस ये चेक करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप ये सब लगा है, उतना बेटर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, उतना बेटर बेसिक स्ट्रेंथ है। एक्वस सॉल्वेंट में दो फैक्टर कंसीडर करते हैं, एक तो ये प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या नहीं, और दूसरा एक और फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्वस सॉल्वेंट में जो बेसिक स्ट्रेंथ है या जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे और दूसरा सॉल्वेशन फैक्टर पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। दोनों के कंबाइंड इफेक्ट पे एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर हम देखते हैं और हम उसी को फॉलो करते हैं। बट वो किसमें? जब पानी एज ए सॉल्वेंट हो। लेकिन अगर गैसियस सॉल्वेंट हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई लेना देना नहीं है, सीधा क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या नहीं लगा है। देख लीजिए यहां पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्या उतना यहां पे प्लस कम, और जितना प्लस कम उतना ये कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल, और जितना ये ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा बेटर बेस। समझने की कोशिश करते हैं। गैसियस सॉल्वेंट, गैसियस, इसमें हमारा क्या ऑर्डर होता है देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, एक मेरे पास, अगर मैं सीधा के सीधा गैसियस सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे मेरे पास तीन अमाइन लेता हूं मैं, CH3 NCH3 CH3, ठीक है। एक मैं लेता हूं CH3 NH CH3 और एक मैं लेता हूं CH3 NH2। गैसियस सॉल्वेंट, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं गैसियस सॉल्वेंट। उस पर्टिकुलर केस में आपको बस ये चेक करना है कि कितना एल्काइल ग्रुप लगा है, तीन तीन एल्काइल ग्रुप, कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल, मतलब ये ज्यादा बेस बेटर, इसके बाद ये, इसके बाद ये। बट ये किस कंडीशन में? गैस के एज ए सॉल्वेंट में। लेकिन अगर पानी एज ए सॉल्वेंट हो जाए तब कहानी कुछ और होता है, दिखाता हूं। इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट में जो बेसिक स्ट्रेंथ है बच्चों, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। बेसिक स्ट्रेंथ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पे, और दूसरा सॉल्वेशन पे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। और जो रियल ऑर्डर होता है वो बेसिकली इन्हीं दोनों का कंबाइंड एप्लीकेशन के थ्रू बनता है। अगर ये अल्काइल ग्रुप एथाइल हुआ तो एक्वस सॉल्वेंट में जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। कब? जब अल्काइल ग्रुप क्या हो? एथाइल हो। अगर अल्काइल ग्रुप मेथाइल हो गया, अगर अल्काइल ग्रुप मेथाइल हो गया तो ऑर्डर होता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। क्लियर है? ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको तो पूरा घोट जाइए। अगर इथाइल हो तो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर प्राइमरी। मेथाइल हो तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एल्काइल अमाइन और अराइल अमाइन में ज्यादा बेसिक कौन? तो बच्चों एल्काइल अमाइन में जो लोन पेयर होता है, क्या वो रेजोनेंस में भाग लेगा? नहीं लेगा ना, पक्का ना। तो वो लोन पेयर फिक्स रहेगा ना।
अवेलेबल हमेशा रहेगा डोनेशन के लिए ना। तो जितना ज्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा उतना ज्यादा मेरा बेटर डोनेशन एबिलिटी होगा। और बेसिक स्ट्रेंथ जो है क्या वो सिर्फ एंड सिर्फ डोनेशन एबिलिटी पे डिपेंड करता है? अरे हाँ या ना? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा बेटर बेसिक स्ट्रेंथ, उतना ज्यादा टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। अराइल अमाइंस के केस में, एनिलीन के केस में अगर मैं बात करूं तो क्या ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? अरे हाँ या ना? और अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ विल बी लेस। क्यों लेस? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डीलोकलाइज्ड है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े क्या? चलिए, अमाइंस अंडरगो अल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। बिल्कुल, मेरे पास मान लो एक 1 डिग्री अमाइन है, इसको मैं RX के साथ रिएक्ट कराया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, बस RNR, एक मेरे पास H हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। फर्दर इसको एक और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया, 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछ लिया जाता है, ये भी यहीं पे बता देता हूं। मेरे पास एनिलीन है, क्या एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन रिएक्शन देता है? तो आंसर है नहीं। एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। पूछ सकते हो क्यों नहीं देता है, तो मैं बोलूंगा बच्चों यहां पे जो NH2 है क्या एक लिविस बेस है? अच्छा, अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? RX इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिविस एसिड AlCl3। होता क्या है, RX के कंपैरिजन में ये NH2 बेटर लिविस बेस है, तो ये AlCl3 RX के साथ नहीं रिएक्ट करता है, ये कर लेता है NH2 के साथ रिएक्ट, और NH2 के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसकी वजह से होगा क्या, अब यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब रिंग में जो ग्रुप कनेक्टेड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब रिंग डीएक्टिवेट, और डीएक्टिवेटेड रिंग कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या असाइलेशन रिएक्शन सो नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, एनिलीन मतलब PHNH2 कभी भी RX AlCl3 के साथ नो रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड OX AlCl3 के साथ नो रिएक्शन। मतलब एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। क्लियर है क्या? एल्काइलेशन में रिएजेंट क्या लेते हैं? RX इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एसाइलेशन में क्या लेंगे? ये भी रिएक्शन नहीं होगा, दिखाता हूं, देखो, इसी को हम कह रहे हैं एसाइलेशन रिएक्शन। मेरे पास NH2 है, क्लियर है, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं RC डबल बॉन्ड OX, असाइल हैलाइड। इसको क्या कहते हैं? असाइल हैलाइड। इसको बच्चों अगर मैं AlCl3 एज ए लिविस एसिड ले लूं, ये क्या करता है, ये लिविस एसिड इसके साथ ना रिएक्ट करके इसके साथ रिएक्ट करता है, और ये बना लेता है NHH पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव। रिंग क्या हो गया? डीएक्टिवेट। और एक कभी भी डीएक्टिवेटेड रिंग डीएक्टिवेटेड हो गया, और कभी भी एक डीएक्टिवेटेड रिंग ना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ना फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स और एसिड डेरिवेटिव। कैसे ये रिएक्शन होता है दिखाता हूं। बच्चों मेरे पास एक असाइल हैलाइड है, अब मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरे पास रिंग के साथ NH2 नहीं लगा है, मेरे पास एक नॉर्मल एल्काइल अमाइंस है, RNH2 है।
इसको मैं ले लेता हूं, रिएक्ट कराता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के साथ। पहले इन जनरल कर देता हूं, इसके बाद ऊपर वाले एग्जाम्पल को समझ लेंगे। चलिए होगा क्या। अब एक सिंपल सी बात बताओ, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल, तो क्या इस कार्बोनिलिक कार्बन पे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा? ये आएगा यहां अटैक करेगा, जैसे ही ये अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, क्या कर दिया, मतलब क्या बना देगा, आर सी ओ नेगेटिव सी एल एन एच एच पॉजिटिव आर। अब एक बात, एक Cl मैं यहां से निकाल सकता हूं और एक हाइड्रोजन मैं यहां से निकाल सकता हूं क्या? कैसे? देखो ये डीलोकलाइज किया तो कार्बन का बॉन्ड तो पूरा 4 हो गया ना, तो यहां से मैंने क्लोरीन निकाल लिया। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी बर्दाश्त करेगा क्या? ना। तो क्या यहां से हाइड्रोजन निकल गया, मतलब फाइनल कंपाउंड क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर। मतलब 1 डिग्री अमाइन और प्राइमरी अमाइन किसी भी एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करके एक सेकेंडरी अमाइड्स बना देता है। मेरे पास प्राइमरी अमाइन था, एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट कराया, दिखा सेम कहानी, ओ नेगेटिव डीलोकलाइज हुआ, Cl यहां से निकला, यहां से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, निकला, बना क्या, ये जो एज इट इज NH C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब 2 डिग्री अमाइड। अब अमाइड्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड मतलब R C डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइड। सेकेंडरी अमाइड्स R C डबल बॉन्ड O NHR। और टर्शियरी अमाइड ये फिर से एक और H R से रिप्लेस हो जाए। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हुए केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन में अब हम मूव करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की तरफ, और इसको हम कहते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसको हम लोग, ये बेसिकली एक टेस्ट भी होता है, टेस्ट ऑफ अमाइंस। मेनली किसके लिए होता है? प्राइमरी अमीन्स को डिटेक्ट करने के लिए। सिर्फ एंड सिर्फ प्राइमरी अमीन से ये रिएक्शन शो कर पाता है। प्राइमरी अमीन होता क्या है, मेरे पास एक प्राइमरी अमीन है, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं क्लोरोफॉर्म के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस 3 मोल्स KOH लग जाता है। फाइनल मुझे जो मिलता है प्रोडक्ट, दैट इज एल्काइल आइसोसाइनाइड R N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव C नेगेटिव। अब इसका जो स्मेल होता है बच्चों, वो फाउल स्मेल होता है, बहुत ही गंदा स्मेल आता है। अब मेरे पास ऐसे समझ लो एक सॉल्यूशन है, हमें पता नहीं कि इसमें अमीन्स है, बट कैसा अमीन है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री, मुझे नहीं पता। मैं इसमें डालूंगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, मैं इसमें डालने वाला हूं KOH, और अगर मुझे यहां से फाउल स्मेल मिला तो मतलब मेरा ये डिटेक्ट करेगा फॉर्मेशन ऑफ R N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव C नेगेटिव एल्काइल आइसोसाइनाइड, और ये जो सॉल्यूशन होगा ये प्राइमरी अमीन कंटेन कर रहा होगा। मतलब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट मेनली किसके लिए यूज होता है? प्राइमरी अमीन्स के लिए। यहां पे फॉर्मेशन किसका होता है? एल्काइल आइसोसाइनाइड का। रिएजेंट कौन सा लेते हैं? क्लोरोफॉर्म। मैं फिर से रटवा देता हूं, प्राइमरी अमीन्स क्लोरोफॉर्म बेस, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसका स्मेल कैसा? फाउल स्मेल। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और टेस्ट। अब दूसरा जो रिएक्शन है, ये भी एक बेसिकली टेस्ट ही है अमाइंस का। रिएक्शंस विथ नाइट्रस एसिड HNO2। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। जब भी एक हम प्राइमरी अमीन्स को HNO2 के साथ, ये HNO2 बनता कैसे है? तो Na2 प्लस HCl, ये दो है ना, एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। NaNO2 HCl क्या बनाता है? HNO2। इस HNO2 को अगर हम प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बच्चों
हमें जो सॉल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। इसको क्या कहते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट। ये बेसिकली यहाँ पे है एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात, Rn2 पॉजिटिव। N2 जो होता है ना बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जैसे ही इसको पानी में डाल दोगे N2 यहां से निकलेगा और यहाँ पे अल्कोहल चिपक जाएगा। N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल गया और यहाँ पे एल्काइल के ऊपर अल्कोहल चिपक गया। मतलब अगर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन या टर्शियरी अमीन की कहानी मैं लूं, अगर यहाँ पे ये R थोड़ा बल्कि है, यहाँ से इजिली ये N2 निकलेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, हाँ या ना? उस पे वाटर अटैक करके अल्कोहल बनाएगा और N2 गैस को निकाल देगा। क्लियर है क्या? चलिए, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स which is highly unstable। Rn2 पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल है। इसमें ये वाला जो ग्रुप है ना, इसकी लिविंग टेंडेंसी बहुत अच्छा है। ये बहुत ही बढ़िया लिविंग एबिलिटी है इसकी, जिसकी वजह से ये हमेशा निकलता है। एक थोड़ा सा मैंने इसमें एक्वा सॉल्यूशन यूज किया, तुरंत अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जस्ट लाइक एलिफेटिक अमाइंस, इवन एरोमेटिक अमाइंस भी HNO2 के साथ रिएक्ट करके डाइजोनियम सॉल्ट देता है। बट वहां पे अगर हम बात करें तो वहां पे बेसिकली स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेटर होती है एट लो टेम्परेचर। उसको हम आइसोलेट भी कर पाते हैं। जैसे कि मेरे पास है एनिलीन, PHNH2। इसको बच्चों, एनिलीन, इसको अगर हम HNO2 के साथ रिएक्ट कराएं, HNO2 के साथ एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन होता है दैट इज PHN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। यहाँ पे इस नाइट्रोजन की लिविंग प्रोपेंसिटी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि अगर ये निकला तो यहाँ पे कैटायन बनेगा। तो ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अगर अच्छा होता है उसी केस में ये निकलेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और वही रिएक्शन सब हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ अमाइंस की, जिसको हम कहते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट मेनली यूज होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस को डिटेक्ट करने में। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, हमें पता नहीं कि ये 1 डिग्री अमाइन है या नहीं, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। 3 बीकर ले लिया मैंने, तीनों में मैं हिंसबर्ग रिएजेंट डालूंगा। ये हिंसबर्ग रिएजेंट से मैं ये पता कर लूंगा कि मेरा जो सॉल्यूशन था ये 1 डिग्री अमाइन कंटेन कर रहा था, 2 डिग्री अमाइन कंटेन कर रहा था या 3 डिग्री अमाइन कंटेन कर रहा था। कैसे? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो बेसिकली पीएच, एस डबल बॉन्ड ओ Cl, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अराइल सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मेरे पास एक प्राइमरी अमीन्स है क्या ये अमाइन जो है ये 1 डिग्री अमाइन है। ये अमाइंस इस पे कैसे करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? इसने यहाँ आया, अटैक किया, जैसे ही ये अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डीलोकलाइज करेगा, Cl को निकालेगा। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया था, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, मेरे को ये कंपाउंड मिल गया। मतलब सॉल्यूशन जिसमें प्राइमरी अमाइन था उसमें मैंने हिंसबर्ग रिएजेंट डाल के ये सबस्ट्रेट बना लिया या ये प्रोडक्ट बना लिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा। अब देखूंगा कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। तो खुद ही बताओ, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? तो आंसर इज यस। क्यों फिजिबल है? क्योंकि इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये जो प्रोडक्ट मिला 1 डिग्री अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट करके जो प्रोडक्ट मिला वो अल्काली के साथ सॉल्युबल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेता हूं एक 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। क्या लिया मैंने? सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन को मैं फिर से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करेगा, आया, लिविंग ग्रुप निकला, फाइनली मुझे ये मिल गया। ठीक है,
मतलब 2 डिग्री अमाइन ने भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया, रिएक्शन तो हुआ, मुझे प्रोडक्ट भी मिला। अब मैं इसको एल्काली के साथ रिएक्ट कराऊंगा, क्या ये रिएक्शन होगा? क्या ये जो प्रोडक्ट मिला क्या ये एल्काली में सॉल्युबल होगा? तो आंसर इज बिग नो, ना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज नो एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब क्या 1 डिग्री एंड 2 डिग्री को तो आप समझ गए होगे। दो सॉल्यूशन है, हिंसबर्ग दोनों में डाला, प्रोडक्ट मिला, फिर उसमें दोनों में एल्काली डाला, जिसमें सॉल्युबलाइज हो गया वो 1 डिग्री था, जिसमें एल्काली इनसॉल्युबल रहा वो 2 डिग्री था। अब 3 डिग्री वाली कहानी। तो बच्चों 3 डिग्री के पास 3 डिग्री जो अमाइंस है इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? नहीं है ना, तो पहला ही रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसके पास कोई प्रोटॉन है ही नहीं टू अंडरगो डिप्रोटोनेशन, राइट? तो 3 डिग्री अमाइंस तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं किया। मतलब 3 कंटेनर हिंसबर्ग रिएजेंट तीनों में डाला, अगर जिसमें नो रिएक्शन पहले ही स्टेप में आ गया मतलब वो 3 डिग्री अमाइन था। अब मैं ये तो अलग कर लिया कि चलो भैया ये 3 डिग्री वाला था, अब 2 डिग्री अमाइंस या 1 डिग्री अमाइंस को चेक करना है। मैं दोनों में NaOH डाला, एक में जिसमें सॉल्युबल हो गया तो वो 1 डिग्री अमाइन था और जिसमें सॉल्युबल नहीं हुआ वो 2 डिग्री अमाइन था। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर से ये भी बच्चों, क्या ये NH2 ग्रुप है? क्या ये रिंग एक्टिवेटर है? बिल्कुल। तो कोई भी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन कौन से पोजीशन पे चिपकेगा? तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चिपकेगा। हमने फेनॉल का रिएक्शन पढ़ा ही था, जस्ट लाइक द रिएक्शंस ऑफ फेनॉल। यहाँ पे भी ब्रोमीन वाटर के साथ ये जो है तीनों के तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब मुझे मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन में। तो दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास है वो फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज नाइट्रेशन। यहाँ पे हम एनिलीन को एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है क्या? तो बेसिकली बच्चों HNO3 प्लस H2SO4, यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दैट इज NO2 पॉजिटिव। ये NO2 पॉजिटिव क्या करता है? ये एनिलीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। होता क्या है? एनिलीन रिंग एक्टिवेटर है, हाँ या ना? पक्का? अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ कहाँ चिपक सकता है? ऑर्थो पे भी चिपकेगा और पैरा पे भी चिपकेगा। तो दो प्रोडक्ट तो बन गए, एक पैरा वाला, दूसरा ऑर्थो वाला। बट अब परसेंटेज की बात करते हैं तो ये 2% मात्र बना है, जबकि एनिलीन तो एक रिंग एक्टिवेटर है। फिर ऑर्थो का अमाउंट बहुत ही कम क्यों? और ये बहुत ही मेजर अमाउंट पैरा का बन गया, ये कैसे हो गया? इसके पीछे की कहानी, क्या एक बेस की तरह भी बिहेव करता है? और क्या ये जो रिएजेंट है क्या ये सोर्स ऑफ H+ है? ये अगर H+ है तो क्या ये एसिड बेस रिएक्शन करके PHNH3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर देगा? अरे हाँ या ना? अब क्या ये रिंग एक्टिवेटर हो गया? NH3 पॉजिटिव माइनस I ग्रुप रिंग के साथ अटैच्ड है, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। और अगर डीएक्टिवेट करेगा तो कौन सा पोजीशन रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच होगा? मेटा पोजीशन। तो इसकी वजह से NO2 का एक लार्ज अमाउंट मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होता है। क्लियर है क्या बच्चों? तो सबसे ज्यादा पैरा, जस्ट चूंकि NH2 इज ए रिंग एक्टिवेटर, बट NH2 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके NH3 पॉजिटिव का भी फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से 47% मेटा सब्स्टिट्यूशन मिलता है। तो जब भी हम नाइट्रेशन करेंगे याद रखना, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स पैरा नाइट्रोएनिलीन 51%, मेटा नाइट्रोएनिलीन 47% एंड ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन 2% ओनली। क्लियर है? चलिए सल्फोनेशन, हमने सल्फोनेशन पहले भी पढ़ रखा है, फेनॉल के केस में भी, यहां पे भी बात करते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन की। रिएजेंट क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड है, एनिलीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। NH2
HSO4, सबसे पहले तो H2SO4 सोर्स क्या होगा, H प्लस और HSO4 माइनस का, ये क्या करेगा, H2SO4 इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ H प्लस एंड HSO4 माइनस, ये आपस में रिएक्ट करके ये बनाया, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। बेसिकली यहाँ से जो रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है। SO3 कहाँ चिपका, इसके ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन पे इसलिए नहीं चिपका चूंकि ऑलरेडी एक बल्कि ग्रुप है और NH2 माइनस आई की तरह भी काम कर सकता है, तो इसलिए पैरा पे चिपका, हाँ या ना। अब सबसे खास बात, ये SO3H क्या, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये यहां से एक H प्लस रिलीज करेगा क्या, और ये H प्लस कहां जाएगा, ये यहां अटैक करेगा, क्या बना देगा, NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव। क्लियर है क्या, अरे बोलो। अब एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों चार्ज अवेलेबल है क्या, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। आई होप आपको ये भी चमका होगा। सल्फोनेशन कराया, एनिलीन को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, पैरा पोजीशन पे लग गया सल्फेनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, कंपाउंड जो बना उसको क्या बोलते हैं, सल्फा एनिलिक एसिड। ठीक है, अब सल्फा एनिलिक एसिड में पैरा पोजीशन पे जो SO3H है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वहां से H प्लस निकला और एनिलीन के नाइट्रोजन पे जाके चिपक गया, N के ऊपर पॉजिटिव, SO3 के ऊपर नेगेटिव, एक ही कंपाउंड, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बेसिकली ज्विटर आयनिक फॉर्म में। क्लियर, चलिए बच्चों, एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक्स अमाइंस के बारे में तो हमने बहुत पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस के स्ट्रक्चर हमने देखे, फिर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था गैब्रियल थैलामाइड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाँ या ना, और भी बहुत सारे थे, साइनाइड्स के रिडक्शन के थ्रू, अमाइड्स के रिडक्शन के थ्रू। अब हम बात करते हैं दूसरे कंपाउंड्स ऑफ दिस नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज डायजोनियम सॉल्ट के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, हाँ या ना। स्ट्रक्चर तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, बनता कैसे है ये भी हम देख चुके हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव X नेगेटिव, बेसिकली यही बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होता है। अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे होंगे तो ये बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा होता है। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस फ्रॉम हाईली अनस्टेबल एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट्स, मतलब यहाँ पे RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट्स, यहाँ से बेसिकली इसके लिविंग प्रोपेंसिटी बहुत ज्यादा बेटर होता है, इसलिए थोड़ा सा ही हम एक्वस मीडियम यूज करते हैं, हमें अल्कोहल मिल जाता है। अच्छा, अब हम मेनली इन सब के बारे में बात करेंगे, तो सब बात कर लेते हैं एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट और अराइल डाइजोनियम सॉल्ट। एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट और अराइल डाइजोनियम सॉल्ट में अराइल डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स के केस में क्या हो रहा है, रेजोनेंस, तो पीएच और N2 के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जबकि अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट को जैसे ही एक्वस मीडियम में डालते हैं N2 निकलता है, पानी अटैक करके अल्कोहल बना लेता है। क्लियर है क्या, ये रिलेटिवली स्टेबल होता है एट लोअर टेम्परेचर, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और अराइल और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, क्या रीजन है, रेजोनेंस। आप देख सकते हो। चलिए बच्चों, ये हमारे कुछ डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं जिनका नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है, जस्ट आपको ये एक बार देख लेना है, बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है। इसमें मेनली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर है क्या, इसी का स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा आता है। अब हम बनाते कैसे हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स को, तो सिंपल सी बात है, 1 डिग्री अमाइन ले लिया और उसको HNO2 के साथ रिएक्ट करा दिया। द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड्स एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे पास है एनिलीन NH2, इसको अपन ने करा दिया HNO2 के साथ। HNO2 आता कहां से है, तो NaNO2
प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें मिलता है N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर है क्या? इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया। ड्यू टू इट्स instability, the diazonium salt is not generally stored and is used immediately after its preparation। क्यों क्यों अनस्टेबल है ये? क्योंकि इसके पास बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसकी हमेशा टेंडेंसी होती है निकल जाने की। अगर थोड़ा सा भी कोई एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इसको आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। क्लियर है क्या? थोड़ा सा भी बढ़िया लिविंग न्यूक्लियोफाइल आया, वो तुरंत डाइजोनियम सॉल्ट्स पे अटैक करेगा, N2 निकल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरी, इट्स रेडली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली पोलर है, स्टेबल इन कोल्ड कंडीशन बट रिएक्ट्स विथ वाटर व्हेन वार्म्ड। और वार्म कंडीशन में तो इवन ये फेनॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। इट डिकम्पोजेज इजली इन ड्राई स्टेट ऑल्सो। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। बहुत ज्यादा काम का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। आपको मेन ध्यान में रखना है सॉल्युबिलिटी। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्युबिलिटी है बिकॉज हाईली पोलर है, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं बात करूं कोल्ड कंडीशन में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिलेटिवली स्टेबल होता है, वार्म वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, मैं बोल ही रहा था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है ये पीएच एन ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, इस पर जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो, इसकी टेंडेंसी होती है निकल जाने की, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अगर मेरे पास हैलोजन हो गया मीन्स हैलाइड आयंस हो गए, साइनाइड्स आयन हो गए, और OH माइनस हो गया, ये सब के सब यहाँ से N2 को निकालता है और खुद चिपक जाता है। नाइट्रोजन एज ए गैस निकल जाता है क्योंकि इसकी लिविंग एबिलिटी बहुत ही बेटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये कुछ रिएक्शंस है, यहां से जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट जनरेट होता है दैट इज Br माइनस, तो यहां से हमें ArBr मिल जाएगा, N2 निकल जाएगा। इसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, मतलब PHN2 पॉजिटिव N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, इसको अगर हम दीज न्यूक्लियोफाइल्स के साथ ट्रीट करेंगे, यहां से जो न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस, यहां से Cn माइनस, ये सब के सब क्या करेगा, इसको निकालेगा, यहां पे ये चिपक जाएगा। क्लियर है? और हर केस में नाइट्रोजन एज ए गैस रिलीज हो जाएगा। रिएक्शन क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विथ ए न्यूक्लियोफाइल, सिंपली Ar के साथ वो न्यूक्लियोफाइल चिपका डालना। पूछा जाता है, ये तीनों के तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ArN2 पॉजिटिव Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करोगे अराइल आयोडाइड मिल जाएगा। I माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देता है। HBF4 ये फ्लोरोबेंजीन बनाने के काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड को HBF4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिर वहां से हम HCl निकालते हैं, फाइनली मुझे मिलता है हैलोबेंजीन में फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि डाइजोनियम को पूरा का पूरा बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करें। तो डाइजोनियम को बेंजीन में अगर हमें कन्वर्ट करना है या एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, एनिलीन को डाइजोनियम में कन्वर्ट कर दो। और डाइजोनियम में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको HNO2 के साथ रिएक्ट करा दो। एनिलीन HNO2 डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में अगर कन्वर्ट करना है तो तुम्हारे पास बेस्ट रिएजेंट है H3PO2। ठीक है, जैसे ही H3PO2 के साथ रिएक्ट कराया, आपको प्रॉपर बेंजीन मिल जाएगा, N2 निकल जाएगा,
और यहां से H3PO3 हमें मिल जाएगा बच्चों। इवन एक और तरीका है, एथेनॉल के साथ रिएक्ट करा दो, यहां से भी डाइजोनियम सॉल्ट्स को अगर एथेनॉल के साथ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दिया, यहां से भी बच्चों ये H इसको रिप्लेस करता है और हमें प्रॉपर बेंजीन मिल जाता है। ये दोनों रिएक्शंस आपके काम का है। चलिए बच्चों, अगर डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन में हम वार्म करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स को, हमें फेनॉल मिलता है। ठीक है, अब एक और बात, डाइजोनियम सॉल्ट्स को HbF4 के साथ हमने रिएक्ट कराया था, हमें N2BF4- पहले मिला। इसको अगर हम फिर से NaNO2 के साथ रिएक्ट कराएं, ये एज ए पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप निकलता है और यहाँ पे नाइट्रो लग जाता है, नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है क्या? बहुत काम का ये नहीं है, यहां तक आपके काम का था। अब बात करते हैं थर्ड कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। चलिए, अगर साइनाइड की बात करें तो C�BN के साथ एल्काइल लगाए तो एल्काइल साइनाइड। अगर एल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन कनेक्टेड है तो इसको हम बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। बनाने का तरीका सबसे बेस्ट था, प्राइमरी अमाइंस लो, उसमें क्लोरोफॉर्म डालो, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स हमने देख लिया। राइट बच्चों, ये आपस में क्या एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर दो कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों का फंक्शनल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, ये आपस में क्या है, द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, आपस में क्या हो सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर? चलिए, alkyl cyanide, alkyl isocyanide. The alkyl cyanides are polar compounds. In cyanides, alkyl group is attached to the carbon of cyanide and nitrogen is present at the end. While is isocyanide, alkyl is connected directly to the nitrogen and the carbon is present at the end. ये मैं ये लिख दिया, जल्दी से बताओ, साइनाइड आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड मैं ये लिख दिया RC�BN, साइनाइड या आइसोसाइनाइड, अल्काइल ग्रुप कार्बन से कनेक्टेड है, साइनाइड। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए चलिए, अब नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स के बात कर लेते हैं। चलिए कुछ नोमेनक्लेचर्स और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं। HCN आप सबको पता है, HCN क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। राइट, हाइड्रोजन साइनाइड बेसिकली हाइड्रोजन के साथ नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मीथेन नाइट्राइल भी। यहां पे कितने कार्बन, तो 2 कार्बन है, तो इथेन नाइट्राइल हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। यहां पे प्रोपेन नाइट्राइल, यहां पे बेसिकली बच्चों ब्रांचिंग लग चुका है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें, मैं लिख देता हूं CH3 C�BN, नंबरिंग करते हैं 1 2 3, वर्ड रूट तो चला गया प्रॉप का, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है क्या? ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, CH2 डबली बॉन्डेड CH C�BN 1 2 3, वर्ड रूट तो हो गया प्रोप, 2 in 1 amine 1 nitrile, sorry this group is nitrile, prop 2 in 1 nitrile। बच्चों ये कुछ कॉमन नेम है, आप ये नहीं भी याद रखते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेनली आपको यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर याद रखना है। C�BN नाइट्राइल होता है, उसका जो कार्बन होगा वो पेरेंट चेन में काउंट करना होगा। ठीक है, वहां से ही आप नंबरिंग मेनली स्टार्ट करोगे बस। चलिए अब बात करते हैं इसका प्रेपरेशन की। तो आइसोसाइनाइड्स और आइसोनाइट्राइल्स और कार्बाइलामाइंस आर नेम्ड एज एल्काइल आइसोसाइनाइड्स और एल्काइल आइसोनाइट्राइल्स। कार्बाइलामाइन टेस्ट के थ्रू 1 डिग्री अमीन को क्लोरोफॉर्म इन द एल्कलाइन मीडियम हम रिएक्ट कराते हैं, हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है दैट इज एल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसका एक फॉल स्मेल आता है, हाँ या ना। चलिए, बनाने का और भी बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला, ये सारे रिएक्शंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं।
साइनाइड हम बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू। कैसे? एल्काइल हैलाइड्स को अगर आप केसीएन के साथ ट्रीट कर दो, केसीएन के साथ, कंप्लीट इसका आयनिक बिहेवियर है, तो बच्चों यहां से ये टूटता है के प्लस में एंड सीएन माइनस में। अब ये सीएन माइनस इस पे जाके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है वाया SN2 और एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। एल्काइल हैलाइड को अगर आप केसीएन और थोड़ा सा अल्कोहलिक कंडीशन में रिएक्ट कराओगे, आपको एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल मिलेगा। वही एल्काइल हैलाइड्स को अगर आप एजीसीएन के साथ रिएक्ट कराओगे, एजीसीएन के साथ, तो बच्चों यहां पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये एजीसीएन का कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं कर पाता है। एजीसीएन पूरा का पूरा एजी प्लस और कंप्लीट सीएन माइनस नहीं में इसमें डिसोसिएट नहीं कर पाता है, तो ये इन साइड से अटैक करता है और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन, केसीएन के साथ साइनाइड, एजीसीएन के साथ आइसोसाइनाइड। क्लियर? आगे बढ़े क्या? चलिए अब बात करते हैं अमाइड्स। ठीक है बच्चों, मेरे पास है एक 1 डिग्री अमाइड, इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूं? हिंसबर्ग रिएक्शन प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज एल्काइल साइनाइड। एक और अमाइड को एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट P2O5 के साथ रिएक्ट करा दो, यहां से भी यू कैन इजिली गेट साइनाइड। अमाइड्स ऑन रिएक्शन विद अ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट P2O5 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। क्लियर है? ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमाइड्स को किसके, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन रिएक्ट कराया, आपको साइनाइड मिल सकता है। एट द सेम टाइम आप अमाइड्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट P2O5 P4O10 के साथ रिएक्ट करा दो, आपको साइनाइड मिल जाएगा। तो बच्चों अब बात करते हैं कि हम साइनाइड या आइसोसाइनाइड, साइनाइड तो हमने बना लिया, कैसे बनाया? बहुत सारे तरीके थे। एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनाया, एक हमने अमाइड्स के थ्रू भी बनाया, दो तरीके से, एक हिंसबर्ग रिएजेंट के थ्रू, एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के थ्रू। अब बात करते हैं आइसोसाइनाइड की, और ये मेथड तो हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, 1 डिग्री अमाइन ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस RN ट्रिपल बॉन्ड C, N के ऊपर पॉजिटिव, C के ऊपर नेगेटिव। इस कंपाउंड को कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसका एक बहुत ही फाउल स्मेल, बहुत ही गंदा स्मेल मिलता है, और उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो एल्काइल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो साइनाइड्स पोलर होते हैं, आर फेयरली पोलर कंपाउंड्स, बट दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन अमाइंस। क्यों? सिंपल रीजन है, पोलर तो है, RC ट्रिपल बॉन्ड है N, तो C पॉजिटिव N नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट इसकी सॉल्युबिलिटी अमाइन से कम होती है। रीजन है, अमाइंस के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ करता है, तो एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे उतना बेटर नहीं है, राइट? ओके, नाइट्राइल्स हायर देन प्रोपेन नाइट्राइल्स आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सिंपल सी बात है, फिर से जैसे जैसे आप हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एल्काइल साइनाइड्स हैव अ प्लेजेंट ऑर्डर, जबकि एल्काइल आइसोसाइनाइड्स का बहुत ही फाउल स्मेल ऑर्डर होता है, बहुत ही बैड ऑर्डर होता है, एंड हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड्स बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर देन देयर आइसोमरिक साइनाइड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट आइसोसाइनाइड्स और साइनाइड्स किसका ज्यादा? तो साइनाइड्स का ज्यादा, आइसोसाइनाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम। साइनाइड्स हैव मोर पोलर कैरेक्टर, और जितना ज्यादा पोलर कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इवन उतना बेटर सॉल्युबिलिटी। हेंस साइनाइड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मोर सॉल्युबल इन वाटर। साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों में ज्यादा पोलर कौन? तो साइनाइड, और जो ज्यादा पोलर वो ज्यादा सॉल्युबल, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्लियर है बच्चों? हाउएवर बोथ द आइसोमर्स आर पोलर देन द एल्काइल हैलाइड्स, इसलिए
अगर मैं एल्काइल हैलाइड्स और एल्काइल साइनाइड्स या आइसोसाइनाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए केमिकल रिएक्शन की बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी एल्काइल साइनाइड्स को या अराइल साइनाइड आपके पास ये हो या आरसी ट्रिपल बॉन्ड एन हो, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए सिर्फ मैंने इस रिएक्शन को इंक्लूड किया। हमें मिल जाएगा फाइनल एसिड। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड्स, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमेशा बच्चों एसिड मिलेगा। 99% केसेस में दे विल सिंपली गिव यू साइनाइड H प्लस वाटर। आपको प्रोडक्ट ढूंढना है कि कहीं एसिड है क्या, जहां एसिड COOH ग्रुप दिख जाए बस उसी ऑप्शन पे टिक कर दो। क्लियर है क्या? एल्काइल साइनाइड्स का जैसे ही आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस या इवन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो, हमेशा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा दैट इज एसिड। चलिए तो बस आज की कहानी यहीं खत्म बच्चों। हमने इस पर्टिकुलर क्लास में पूरे के पूरे नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में सीखा। हमने ये देखा, पहले तो हमने अमाइंस के बारे में देखा, हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, फिर हम बनाते कैसे हैं वो देखें, फिर हम उसके केमिकल रिएक्शंस को देखें। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। लंबे क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं ये, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी और शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। दूसरा गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन बिल्कुल आ सकता है। हिंसबर्ग रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ये सब कुछ अमाइंस के इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर मैं बात करूं साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स की, तो बच्चों जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट की बात करूं तो वहां पे जो सैंड में रिएक्शन हमने देखा, ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव का डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब पे आप कुछ ज्यादा अटेंशन दे सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।